8.5 करोड़ की डकैती की वारदात। इस वारदात की सरगना एक खूबसूरत लड़की है जिसने जिंदगी का पहला जुर्म किया, मगर ऐसी कमाल मंसूबाबंदी के साथ कि पुलिस भी चकरा कर रह गई। पुलिस के लिए नौआमोज मुजरिमों का जुर्म इस हवाले से पेचीदा होता है कि पहली वारदात वालों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड, कोई तरीका वारदात, कोई पैटर्न, कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं होती। न उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, न किसी थाने में नाम, न कोई अता पता। ऐसे में उन्हें ढूंढ निकालना पुलिस के लिए काफी मुश्किल काम होता है। ये कहानी है इंडिया में मशरकी पंजाब लुधियाना के एक गांव की एक नौजवान लड़की मूना की, जिसका असल नाम मनदीप कौर है, जो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है, जिसमें उसके 2 भाई और माँ बाप शामिल हैं। मूना अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, जिसके दिमाग पर लड़कपन से ही रातों रात बहुत ज्यादा अमीर होने की धुन सवार थी, जिसके लिए वो शुरू से ही कमाल की मंसूबाबंदी करती है। वो एक लड़के पर रेप का इल्जाम लगाती है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में केस चलता है और यूं मूना रोज उस केस के लिए अदालत जाने लगती है। केस कई महीने चलता है और मूना रोजाना सारा दिन अदालत में गुजारती है, जिस दौरान वो कई सारे वकीलों से दोस्ती करती है, अदालती काम और निजाम को समझती है, वहाँ आने वाले हर तरह के लोगों से मिलती है, हर तरह के मुजरिमों से सामना होता है, वो हर चीज का बहुत तफसील से जायजा लेती है। वहीं पर अदालत के अहाते में एक ATM मशीन भी थी, जिसमें कैश डालने की जिम्मेदारी लुधियाना की एक कैश मैनेजमेंट सर्विस यानी CMS कंपनी की होती है। मूना नोट करती है कि उस कंपनी की एक वैन ATM में कैश डालने आती है। ये कैश डालने वाले बंदे का नाम मनजिंदर सिंह होता है। इसी हवाले से उसका उर्फ मनी पड़ गया था। मूना नोट करती है कि हमेशा वही ATM में पैसे डालने आता है। मूना को भी जब कभी पैसे निकालने की जरूरत होती तो उसी ATM मशीन का इस्तेमाल करती। अब चूंकि मूना आए रोज ही वहीं अदालत में मौजूद होती, तो वो मनजिंदर सिंह के साथ हेलो हाई करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ दोस्ती कर लेती है और गपशप में उससे मालूमात देने लगती है कि पैसे कहाँ से आते हैं, मशीन में कैसे डालते हैं, वगैरह वगैरह। अब चूंकि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, तो अमूमी गपशप ही समझकर मनजिंदर सिंह उसे बता देता। दूसरी तरफ चूंकि अब मूना का रोज लुधियाना की अदालत में आना जाना लगा था, तो रिश्तेदार मोहल्लेदार उसके घर वालों से पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है। मूना को अब अदालती निजाम बारे इतना कुछ मालूम हो गया था कि उसने सबको बता रखा था कि वो वकील है, इसलिए रोज अदालत जाती है। यूं इधर से रोज मूना अदालत जाती, उधर से मनी भी ATM में पैसे डालने आता और दोनों में गपशप चलती। इसी दौरान उसकी मुलाकात जसविंदर सिंह से होती है, जो वहीं किसी लॉयर फर्म में मौकिल बनाने का काम करता था। दोनों में बातचीत चलती है, दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों फरवरी 2023 में शादी कर लेते हैं। यूं मूना और जसविंदर सिंह मियां बीवी बन जाते हैं। दूसरी तरफ अदालत में रेप वाला केस भी चल रहा होता है, जिसके लिए मूना रोज कोर्ट पे जाती है, जहां मनी ATM में पैसे डालने आता है और दोनों की मुलाकात और गपशप भी चलती रहती है। अब वो मनी से ATM सिस्टम बारे तफसीली मालूमात लेना शुरू करती है। जब वो छोटी छोटी बारीकियां भी पूछने लगती है, तो एक रोज मनी उसे मजाकन कहता है कि तुम तो हर बात ऐसे तफसील से पूछ रही हो जैसे बैंक लूटने का इरादा हो। तो मूना कहती है कि हाँ, मुमकिन है बैंक ही लूट लूं। मनी तो उसकी बात को मजाक समझता है, मगर मूना की तरफ से ये मजाक नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में वाकई यही प्लान चल रहा था। वो उससे ये तफसील भी पूछती है कि वो ये पैसे कहाँ से लाता है और वहाँ कितने पैसे कहाँ पर कैसे रखे होते हैं। अब जाहिर है कि बैंक से बाहर जहाँ कहीं भी ऐसी ATM मशीनें लगी होती हैं, कहीं रोजाना कैश डाली जाती है, कहीं 1-2 रोज बाद, यानी जरूरत के मुताबिक। तो मूना को पता चलता है कि लुधियाना में CMS कंपनी का ऑफिस है, जिसमें इकट्ठे पैसे आते हैं, जिन्हें कंपनी की मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए शहर की मुख्तलिफ ATMs में डालने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में किसी वारदात के लिए मनी यानी मनजिंदर सिंह से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि वो कंपनी के अंदर का सारा निजाम जानता था। सो मूना एक रोज उसे कहती है कि कब तक यूं ही इस नौकरी के सहारे ख्वार होते रहोगे, मिलकर कुछ बड़ा ना करें। मनी पूछता है क्या। मूना कहती है तुम्हारी कंपनी में जहाँ ये सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, क्यों ना वो लूटे जाएं। तो मनी कहता है कि ये तो पागलपन है, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर मूना कहती है कि हो सकता है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आप अंदर के सारे राज बताओ। मनी के दिल में भी लालच आ जाती है, तो
तो वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ये होगा कैसे, इसके लिए तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो मोना कहती है कि इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। वो अपने शौहर जसविंदर सिंह को भी सारा प्लान बताकर तैयार कर लेती है और अपने एक भाई को भी। उसका शौहर जसविंदर और दोस्त मनी भी 2-3 लोगों को तैयार कर लेते हैं और कुल मिलाकर वो सब 10 लोगों की टीम बना लेते हैं। अब प्लान का अगला मरहला शुरू होता है कि डाका डालना कैसे है। इसके लिए वो लोग अगले 4 महीने तक लगातार मीटिंग्स करते हैं। हर मीटिंग किसी नई जगह पर की जाती है ताकि किसी की नजर में न आए। वो लोग एक एक चीज बहुत बारीकी से डिस्कस करते हैं। इन लोगों को इसमें ये एडवांटेज हासिल था कि एक बंदा यानी मनी CMS कंपनी से ही था जो अंदर के सब राजों से वाकिफ था। जब सारे मामला डिस्कस हो जाते हैं तो वो लोग तय करते हैं कि डाका उस रोज डालना है जब कंपनी में लोग कम से कम हो और पैसे ज्यादा से ज्यादा। तो मनी बताता है कि अमूमन हफ्ता और इतवार के 2 दिन ATM मशीनों में पैसे नहीं डाले जाते, इसलिए जुम्मे के रोज ज्यादा डाले जाते हैं, यानी अगले 2 रोज हफ्ता और इतवार के लिए भी। लिहाजा वो लोग तय करते हैं कि डाका जुमेरात की रात को डाला जाए और ये कि अगर डाका कामयाब रहे तो डाके के फौरन बाद उसी रोज पैसे तकसीम होंगे और सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी राह लेंगे। हरिद्वार और हेमकुंड साहब जैसे मजहबी मकामात पर जाएंगे, माथा टेकेंगे, रब का शुक्र अदा करेंगे और अपने किए की माफी भी मांगेंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब मनी खबर करता है कि 8 और 9 जून की रात को कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे होंगे, लगभग 11 करोड़ रुपए। मतलूबा रात 10 लोगों की टीम रात 2 बजे CMS के हेड ऑफिस पहुंचती है। पहले 2 लोग अंदर चले जाते हैं और फिर बाकी के 8 भी। मजे की बात कि उनमें से एक बंदे के पास सिर्फ एक चाकू था, बाकी किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था। मनी चूंकि कंपनी के सारे अंदरूनी राजों से वाकिफ था तो वो जाते ही सारा सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर देता है, CCTV कैमरे भी बंद कर देता है। उसे मालूम था कि रात को कितने गार्ड्स की ड्यूटी होगी। वो लोग उन्हें भी काबू करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो वॉल्ट रूम में जाते हैं जहाँ लोग पैसे गिन रहे थे, उन्हें भी एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर सब पैसे 3 थैलों में भरते हैं, CMS कंपनी की ही एक वैन में रखते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वारदात वो 1 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं, यानी रात 2 बजे कंपनी में दाखिल हुए और 3 बजे तक कार्रवाई मुकम्मल करके निकल गए। उन्हें अभी अंदाजा नहीं होता कि कितने पैसे हाथ लगे हैं। रात 3 बजे वारदात मुकम्मल होती है, मगर पुलिस को सुबह 7 बजे खबर की जाती है क्योंकि कंपनी में जो लोग मौजूद थे उनसे फोन लेकर उन्हें तो वो लोग कमरों में बंद कर गए थे। सुबह बाकी के लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो वो कंपनी बॉस को फोन करके बताती हैं कि कंपनी रात लुट गई है। तब सबकी दौड़ लगती है और पुलिस को भी रिपोर्ट की जाती है। अभी कंपनी को भी अंदाजा नहीं होता कि कितने पैसे लुट गए। पहले 4 करोड़ बताते हैं, फिर 5, फिर 6 करोड़ और बिलाखिर बच गए पैसों की गिनती पूरी कर लेने के बाद पता चलता है कि 8 करोड़ 49 लाख लुट गए हैं। जब पुलिस और कमिश्नर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो कंपनी इतना बड़ा कैश मैनेजमेंट का ऑपरेशन चला रही है उसने ढंग का सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं बनाया। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और सबसे पहले जियो फेंसिंग के जरिए उस रात उस इलाके में हुई तमाम कॉल्स का डाटा खंगाला जाता है ताकि कोई बाहर का या किसी आदि मुजरिम वगैरह का नंबर इस्तेमाल हुआ हो तो पता चल सके। मगर उस रात वहाँ पर ऐसा कोई नंबर इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, जबकि ये वारदात करने वाली टीम ने तो पहले ही ये तय कर लिया था कि वारदात के रोज कोई भी टीम मेंबर फोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। खैर पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती है और अगले रोज लुधियाना शहर से बाहर एक जगह से CMS की वो गाड़ी लावारिस खड़ी मिल जाती है जिसमें मोना की गैंग पैसे लेकर गई थी। पुलिस उस इलाके का भी कॉल डाटा खंगालती है। इस डाटा से पुलिस को एक मशकूक नंबर मिलता है जिसके जरिए वो कुछ दूर एक गांव से उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पास से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, मगर वो कहता है कि बाकी मुझे किसी के बारे नहीं मालूम, मुझे तो किसी ने काम दिया था। वो सिर्फ 2 लोगों को बताता है तो उसकी निशानदही पर उन्हें भी पुलिस धर लेती है। उनसे भी कुछ पैसे बरामद हो जाते हैं। इन सब ने पैसे प्लास्टिक की थैलियों में लपेटकर घर की नालियों में छुपा रखे थे, मगर असल सरगना कौन है और बाकी के पैसे किसके पास हैं, पुलिस को इस बारे कुछ पता नहीं चलता। पुलिस कोशिश जारी रखती है जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी शामिल कर लेती है। 48 घंटे बाद पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई एक वीडियो को टैग करती है क्योंकि वो लड़का 8.5 करोड़ की डकैती के 48 घंटे के अंदर ही 500 की गड्डियों के साथ एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इसलिए पुलिस इस वीडियो वाले की भी हकीकत तक पहुंचना जरूरी समझती है।
दूसरी तरफ अब पुलिस को ये भी अंदाजा हो जाता है कि ये वारदात किसी अंदर के राजदां के बगैर मुश्किल थी। इसमें कोई CMS का मुलाजिम भी शामिल हो सकता है। बुलाने पर उस रोज ड्यूटी वाले सब लोग आ जाते हैं मगर मनी नहीं आता, तो CMS कंपनी पुलिस को बताती है कि ये आदमी नहीं आया। तो पुलिस मनी के घर जाती है। मनी कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो घर के मुख्तलिफ मकामात से 1 करोड़ रुपया निकल आता है। मनी का इस वारदात में शामिल होना साबित हो जाता है। अब जब पुलिस उससे तफ्तीश करती है तो वो बता देता है कि और भी पैसे हैं जो उसने प्लास्टिक की थैलियों में लपेटकर घर के सीवरेज वाले सेप्टिक टैंक में फेंक रखे थे। पुलिस को जैसे पहले नालियों से पैसे निकालने पड़े, अब इस गंदे सेप्टिक टैंक से निकालने पड़ते हैं। मनी के हाथ आ जाने से अब पुलिस को सारी वारदात के मास्टरमाइंड का भी पता चल जाता है। पुलिस पैसों की गड्डियों वाली सोशल मीडिया पे डाली वाली वीडियो मनी को ही दिखाकर पूछती है तो राज खुलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी वारदात का एक किरदार मोना का भाई है। तो पुलिस उसी भी गिरफ्तार करके पैसे बरामद कर लेती है। मनी से पुलिस को मोना के बारे में जब सारी मालूमात मिल गई तो वो मोना के घर पहुंचती है जहां से पुलिस को पैसे मिल जाते हैं। ताहम वो कम लग रहे थे। वहां एक स्कूटी खड़ी थी, उसकी तलाशी ली जाती है तो उसकी सीट और डिग्गी से भी लाखों रुपए बरामद हो जाते हैं। ताहम मोना और उसका शोहर जसविंदर सिंह गायब थे, तो पुलिस ने उनके और उनके सब घर वालों के फोन नंबरों पर सर्विलेंस लगा दी ताकि वो कभी कॉल करें तो नरके में आ जाएं। गिरफ्तार वारदातियों से पूछा कि वो कहाँ जा सकते हैं तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि सबका मुश्तरका फैसला था कि किसी ने भी एक दूसरे को नहीं बताना कि उसे वारदात के बाद कहाँ जाना है, ताकि कोई एक भी पकड़ा जाए तो दूसरों का राज फाश न हो। तो पुलिस के लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि उन दोनों तक कैसे पहुँचे। इसलिए उनके और उनके घर वालों के नंबर पर सर्विलेंस लगाकर पुलिस इंतजार करने लगती है कि कोई कॉल करे तो अंदाजा हो दोनों कहाँ हैं। चौथे रोज मोना के घर वाले फोन पर कॉल आती है। कॉल करने वाली मोना थी जो अपनी माँ को बताती है कि मैं उत्तराखंड हेमकुंड साहब आई हूँ दर्शन के लिए, बाकी सब खैरियत है। पुलिस कॉल सुन रही थी। फौरन उत्तराखंड के लिए टीम रवाना कर दी गई, मगर एक मसला था कि वहाँ पर तो दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं, तो उनमें से मोना और जसविंदर को कैसे ढूंढेंगे। खैर पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में ठहरती है और वहाँ की लोकल पुलिस के जरिए आसपास के होटलों से भी रिकॉर्ड चेक करती है कि कौन कब वहाँ ठहरा है। एक होटल से उन्हें कुछ क्लू मिलता है कि वहाँ पर एक इस तरह का जोड़ा ठहरा हुआ था। आज ही चेकआउट किया है। हेमकुंड साहब दर्शन के लिए जा रहे थे। उनका हुलिया, कपड़े, जूते सब तफसील बता दी और ये कि बारिश की वजह से दोनों ने रेन कोट पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। हेमकुंड साहब में भी पुलिस टीम पहुंच गई थी, मगर इतने ज्यादा रश में जब बारिश भी हो रही थी, अक्सर लोगों ने टोपियों समेत रेन कोट भी पहन रखे थे और मास्क भी, तो सबको रोककर उनके चेहरे देखना तो नीच सी हरकत होती और मुजरिम भी अलर्ट हो जाते। दरबारों की तरह गुरुद्वारों में भी बहुत लंगर तकसीम होते हैं, तो पुलिस को भी एक भली सी चाल सूझी कि लोकल पुलिस की मदद से गुरुद्वारे के ऐन गेट के ऊपर यात्रियों के लिए फ्री जूस का स्टॉल लगाया जाए कि सब लोग पैदल चढ़ाई चढ़ के आते हैं, थकावट प्यास होती है, पहले ये सौगात पिए फिर दर्शन के लिए अंदर जाएं। यूँ पुलिस लोकल लोगों के जरिए ऐन गेट पर स्टॉल लगाकर सब यात्रियों को शरबत पिलाना शुरू कर देती है। शरबत इसलिए कि अगर कोई दूसरी चीज दी जाती तो ज्यादातर यात्री वो पकड़ते और निकल जाते, पुलिस उनका चेहरा देख ही ना पाती। मगर शरबत के लिए तो लाजमी था कि हर शख्स मास्क हटाकर ही पी सकता था। ऐसे में पुलिस मोना और जसविंदर को पहचान सकती। जाहिर है उन सब पुलिस वालों ने उनकी तस्वीरें देख रखी थी, तो हर आने वाले को शरबत पेश किया जाता है जिसे पीने के लिए वो मास्क उतारते हैं, तो गैर महसूस तरीके से पुलिस देखती जाती है। आखिर एक जोड़ा आता है, वो शरबत लेते हैं और पीने के लिए मास्क हटाते हैं। पुलिस तसल्ली कर लेती है कि ये मोना और जसविंदर हैं, मगर अभी उन्हें अंदर जाकर माथा टेकना था, दुआ और माफी तलाफी मांगनी थी। लिहाजा पुलिस उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार नहीं करती कि पहले ये अपनी मन की ख्वाहिश पूरी कर लें, वापस भी इसी गेट से ही आना है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले भी सादा कपड़ों में दर्शन के बहाने उनके पीछे जाते हैं। दोनों दर्शन करते, दुआ और माफी तलाफी मांगकर जब बाहर निकलते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। रास्ते में वो पुलिस को बताते हैं कि हमें पता चल गया था कि हमारे बाकी साथी गिरफ्तार हो गए हैं, तो हमारा प्रोग्राम था कि कुछ दिन यात्रा करेंगे, माफी तलाफी मांगेंगे और फिर नेपाल के लिए निकल जाएंगे, जहाँ से किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। ताहम ऐसा नहीं हो सका और लुधियाना पुलिस ने 100 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में
یہ پیچیدہ ڈاکہ سلجھا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد لدھیانہ کے کمشنر نے CMS کمپنی کی کلاس لی کہ 4-5 دن سے ساری لدھیانہ پولیس ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے خوار ہوتی رہی، کبھی گندی نالیوں میں ہاتھ مارتی تو کبھی گندے سیوریج میں ڈبکیاں لگاتی رہی، جبکہ کمپنی نے کروڑوں کی کیش ہینڈلنگ جیسے نازک کام کے لیے بنیادی حفاظتی اقدامات تک نہیں کر رکھے۔ لہٰذا لدھیانہ پولیس نے ایک تو اس کمپنی کا لائسنس کینسل کرنے کی سفارش کی کہ یہ اس کام کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا اس ڈاکے کی واردات کو سلجھانے کے لیے ساری پولیس جو لدھیانہ سے اتراکھنڈ تک نالیوں اور سیوریج میں صرف اس کمپنی کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے خوار ہوتی رہی، شروع سے آخر تک اس ساری تحقیق اور تگ و دو پر لگ بھگ 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ کمپنی پے کرے، جس میں پولیس کی بھاگ دوڑ، کھانا، رہائش، ٹیکنیکل سپورٹ، گاڑیاں، پیٹرول اور پولیس کا TADA سب شامل ہے۔ DGP پنجاب پولیس نے 100 گھنٹوں کے اندر اس کیس کو سلجھانے والی پولیس ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام بھی اعلان کیا۔ اس واردات کی سرغنہ مندیپ کور عرف مونا پنجاب کی ڈاکو حسینہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ پولیس کو ملی معلومات کے مطابق ڈاکو حسینہ کی جسوندر سنگھ سے پہلی نہیں بلکہ دوسری شادی تھی۔ اس پر بھی اس نے خود کو وکیل ہی ظاہر کر کے شادی کی تھی، جو بعد میں لالچ میں آ کر اس واردات میں اس کا ساتھی بن گیا۔ اب تک اس گینگ کے ان 2 میاں بیوی سمیت سب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں سوائے 2 کے، جن میں سے ایک کے بارے کہا جا رہا ہے کہ دبئی بھاگ گیا ہے۔ 8 کروڑ 49 لاکھ کی رقم میں سے 6 کروڑ پولیس برآمد کر چکی ہے اور 2.5 کروڑ روپے ابھی تک برآمد ہونا باقی ہیں، جو ظاہر ہے 2 بھگوڑوں کے پاس ہی ہوں گے، کیونکہ گینگ کا یہ فیصلہ تھا کہ ڈاکے کی کامیابی کی صورت پیسے اسی وقت تقسیم ہوں گے اور سب لوگ اپنی اپنی راہ لیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، فون بھی کسی کو استعمال نہیں کرنا تھا۔ مگر کامیاب ڈاکے کے 3 دن بعد ہی گینگ کی سرغنہ ڈاکو حسینہ نے خود ہی اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کر کے ماں کو فون کھڑکا دیا اور ایک ہی کال کی وجہ سے پولیس کے نرغے میں آ گئی۔ اگر حسینہ ڈاکو یعنی مونا اور اس کی گینگ کی واردات کو دیکھا جائے تو باوجود کہ یہ جرم اس گینگ کی زندگی کا پہلا جرم تھا، ان کی منصوبہ بندی کمال کی تھی اور پوری واردات عین منصوبہ بندی کے تحت پرفیکٹلی انجام دی۔ تاہم کچھ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پکڑے گئے اور خود مونا فون استعمال کر کے اپنی ہی فیصلے کی خلاف ورزی کر بیٹھی اور اس چھوٹی سی غلطی نے اسے بھی پکڑوا دیا۔